भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके साथ आपके बीच में स्टूडियो में हाजिर हूं। एक लंबे टूर और उसके बाद खत्म होने के बाद मैं आपके पास आज मुखातिब हुआ हूं और बहुत जल्द यानी इस हफ्ते के आखिर तक और हम आपके साथ वहीं पे जहां पे बातचीत का सिलसिला रोज जुड़ता है वहीं पे हाजिर होंगे। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद अक्सर होता यह है कि हार और जीत दोनों के ही विवेचना होती है। स्टूडियो में बड़ी लंबी बहस होती है, लेकिन आज जो सबसे खास बात है कि विवेचना तो हो रही है, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी ने जो कुछ कहा लोकसभा में वो सामने है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का जिक्र किया। फेसबुक और ट्विटर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि सत्ता की मिली भगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। यानी ये बात सोनिया गांधी ने कही कि अभी मैंने कहा कि पूरी विवेचना तो होती रहेगी हार जीत की कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ, जीत हुई उनकी तो क्यों, हार हुई हमारी तो क्यों हुई। लेकिन हाँ, इस बीच में एक बात उन्होंने और कही और वही बड़ी महत्वपूर्ण है कि सत्ता में कोई हो, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये बात उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो काम है वो ये इनका हाथ है इसमें, ये इसका जिक्र किया। लेकिन मैं इसके बाद जिक्र करूं कि आखिर एक और अखबार में जो बड़ा महत्वपूर्ण है उसने क्या कहा। इससे पहले हम सोनिया गांधी ने क्या कहा इसका पहले एक रुख देख लेते हैं, उसके बाद उस तरफ रुख करेंगे बहस की तरफ। Through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. परिवार को हार से बचाना है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोष डालना है और इसीलिए सोनिया गांधी जी का सोशल मीडिया पर निशाना है। कुल मिलाकर 5 राज्यों में हार जब कांग्रेस पार्टी को मिली है तो परिवार बचाओ आंदोलन शुरू हो चुका है। और कैसे परिवार को जवाबदेही से बचाया जाए, तो कभी दोष ईवीएम पर, कभी दोष इलेक्शन कमीशन पर, कभी दोष जनता पर और आज दोष सोशल मीडिया पर डाल दो कि सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से हारे, परिवार पर कोई सवाल ना उठाए। जो हमारे साथ आज बहस में जुड़ेंगे जो मेहमान, उनसे भी हम आपका तारुफ करा दें। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए होंगी, आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, वंदना सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे, शुभम त्यागी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस पूरी बहस में शरीक होंगे। सवाल यह था कि एक तरफ तो सोनिया गांधी ये कह रही कि सामाजिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें नाम लेके कह रही हैं वो जिम्मेदार हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना है उसने भी कुछ इल्जाम लगाए, कुछ बात कही है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा की तरफ जाना चाहूंगा, अगर वो जुड़ गई हो तो बातचीत का सिलसिला वहां से शुरू कर लेते हैं। राधिका मौजूद है? राधिका जब जुड़े तो मैं उसकी तरफ, उनकी तरफ पहुंचेंगे जी। लेकिन मैं शिवसेना की तरफ जाना चाहूंगा। शिवसेना ने, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं और उन्होंने हमारे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं। आनंद दुबे, आपने कहा कि यूपी में कांग्रेस का संगठन और कार्यकर्ता नहीं है, युवा में नया विचार पैदा करने वाला नेतृत्व तो चाहिए। इशारा आपका किस तरफ है? बहुत साफगोई के साथ बताएं। अब कांग्रेस पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है जी। आनंद दुबे। प्रतीक जी नमस्कार। देखिए, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया है, हमने स्वस्थ लोकतंत्र में जो हमारे एक सहयोगी को सलाह देनी चाहिए वह सलाह देने की कोशिश की है। हारने वाले आदमी को आप सलाह दे रहे हैं, वो बेचारे जो आपकी हमदर्दी के और आपके ताकत के से अपेक्षा रखते हैं, आप उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि आप अपना नेता ही बदल दीजिए। प्रतीक जी मेरी बात सुनिए। चुनाव हम भी लड़े, गोवा और उत्तर प्रदेश में हमें भी हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में, लोकतंत्र में या हारेंगे या जीतेंगे दो ही चीज होती है, लेकिन बार बार यदि हार रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई कारण है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस में प्रदेशों में गुटबाजियां हैं, कलह है, क्या उसे दूर नहीं किया जाना चाहिए? करना चाहिए।
आज आप देखिए कि चाहे कोई भी स्टेट हो जाए, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जफर भाई ये महाराष्ट्र का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ आप प्रतीक भाई हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बनाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं। अगर एक ही जिम्मेदारी दी गई होती तो बखूबी निभा लेते, लेकिन दो जिम्मेदारी करते हुए न वहां ठीक से निभा पाए, न यहां ठीक से निभा पाए, खुद का चुनाव हार गए। तो ये कांग्रेस को अब समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो एक अनुशासन है पार्टी में, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। यही सामना ने लिखा है, यही आदरणीय संजय राउत साहब ने कहा है कि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, भारत में लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। मैं शुरू से कहता था कि कांग्रेस कमजोर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जितना मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा देश में। जफर इस्लाम साहब, देखिए, अब उनके ही घटक दल के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है आपसी लड़ाई है। जिस पार्टी में सत्ता की भूख हो, जितने भी लोग हैं वहां पर, जो हमारे पार्टी में जैसे कार्यकर्ता हूं, उनकी एक कोशिश होती है कि हमें सिर्फ एक लक्ष्य है पार्टी का, एक पार्टी का पॉलिसी है, प्रोग्राम है कि हम आम नागरिक की सेवा करेंगे। हमें पद जो है वो कोई फैंसी ऑफिस जो है चीफ मिनिस्टर की और बड़े बड़े ऑफिसर्स के, ये जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं। कोई पद नहीं समझते, इसको जिम्मेदारी समझते हैं। ये फर्क है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो है वो बिल्कुल साफ तौर पे दिखता है कि वो पद के लालची है, इसलिए आपस में लड़ाई रखते हैं और वो देश का भी नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का भी नुकसान किया उन्होंने जी। इस चीज को बार बार देखा जा रहा है जी। राधिका और जब वो हारते, जब वो जफर भाई, मैं बात कर लूं या राधिका खेरा को आप बीच में बुला? राधिका खेरा से एक्चुअली सवाल तो उन्हीं से बनता था, तो जफर भाई बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। तो राधिका खेड़ा के पास बाद में जवाब दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको एक बार मौका जरूर दे दें। राधिका खेड़ा, आपका स्वागत है डिबेट में साथ जुड़ने के लिए। और सवाल आप ही था, एक तरफ आपके सहयोगी आपको तरफ सलाह दे रहे हैं, सड़ा आम से लेके पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, एक तरफ बयान ये भी है कि पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वो जिम्मेदार हैं हार के लिए, लेकिन असली वजह शिवसेना ने बता दी है आपको। ये मानते हैं या नहीं जी? देखिए प्रतीक जी, आज हमारी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। वो अहम मुद्दा हर नागरिक के लिए है, सबके लिए है, आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि इससे देश की जो भाईचारा है उस पे अटैक हो रहा है, देश की जो शांति और अमन है उस पे अटैक हो रहा है। और रिसेंटली पे जाते हैं, मैं बाद में आपको पीछे पे लेकर जाऊंगी। हम अभी रिसेंट पे जाते हैं, हमने देखा है जो हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं जो फेक भी है, जिससे कर्नाटक में भी स्थिति अस्थायी होती है। क्योंकि कहीं पे भी अगर लोग आपस में लड़ेंगे वो हमारे देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। सरकार राधिका हम उस पे आएंगे, बिल्कुल हम आएंगे ऑफ कोर्स। अगर आपने जो उठाया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम उस पर बहस करेंगे। लेकिन अभी तो जो शिवसेना कह रही है वो ये कह रही है कि नए नेतृत्व की जरूरत है। वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस तरफ वो कह रहे, जफर इस्लाम साहब आपके यहाँ पार्टी में सब शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं जी। राधिका, अगर सिर्फ लोग शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं प्रतीक जी हमारी पार्टी में, तो कुछ तो होगा कि शोभा बढ़ाने आते हैं तो कुछ तो मिल ही रहा होगा। ये बात से तो आप बिल्कुल नहीं झुकला सकते कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा हम सत्ता में रहे। ठीक है, हाँ, आज दूसरी बार मोदी जी की सरकार आई है, इससे एक बार पहले भी वाजपेयी जी की सरकार आई थी और वाजपेयी जी को सोनिया गांधी जी ने ही हराया था। मैं मानती हूँ भाजपा के सबसे बड़े नेता आज तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो 0 से 2 पे लेकर आए, और 2 से आज जिस पार्टी की मलाई मोदी जी खा रहे हैं, पहले उनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और आज अगर ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं कुछ तो होगा ना राधिका। ऐसा क्या है राधिका? सवाल ये, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हमने पार्टी में किसी भी एमपी के बच्चे को टिकट नहीं दिया, साफ कोई से बोल देते हैं वो नहीं दिया, नहीं देना था मुझे, और इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी, कहते हैं ना बड़े साफ। कुछ तो होगा ऐसा। प्रतीक जी, उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन अपनी कैबिनेट में उन्होंने अनुराग ठाकुर साहब को क्यों रख रखा है? कौन है अनुराग ठाकुर साहब? इसका जवाब तो वो जरूर देना चाहेंगे ना। क्यों बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह साहब के बेटे हैं? ऐसा क्या उन्होंने खेल के क्रिकेट के मैदान में छक्के या चौके उड़ाए हैं? क्यों भाई, इस देश को क्यों अमित शाह साहब के बेटे बीसीसीआई में वहां पे बैठे हुए हैं? किस बात के लिए?
ये कोई जवाब नहीं देगा। क्यों? अनुराग ठाकुर जी किसके बेटे हैं? इस पे भी कोई चर्चा नहीं होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी वही है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ, आखिरी साहब जबर भाई मैं आता हूँ, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की जो बात है, प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसके जवाब आपके पास हैं, लेकिन शिवसेना ने जो कहा उसका जवाब आपके पास है या नहीं? राधिका बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर पार्टी, देखिए देश स्वतंत्र है, ठीक है। आज हम लोग महाराष्ट्र में हमारी सरकार साथ में, अगर उनको कुछ लगता है, कांग्रेस इज ऑलवेज ओपन। हम हमेशा जब इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी डायनेमिज्म समझा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी दिक्कत है ये, और आप दिक्कत नहीं देख रहे हैं, इलाज आप दूसरी तरफ कर रहे हैं, आपका इलाज कुछ और जरूरत है। बनाई हुई है और चल रही है सरकार, और बहुत अच्छे से चल रही है महाराष्ट्र में सरकार, तो ऐसा तो है नहीं। आनंद दुबे वेरी क्विक, आनंद दुबे वेरी क्विक, जफर साहब के जाना चाहता हूं। प्रदीप जी, आनंद दुबे वेरी क्विक, हम कांग्रेस को सलाह इसलिए ही दे रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, और कांग्रेस आजादी दिलाने वाली पार्टी रही है। अगर हमारे सामने आनंद दुबे आपने बड़े गलत समय में सलाह दी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कब सलाह देनी चाहिए, थोड़ा समय बीतना चाहिए था, तब सलाह देनी चाहिए था। बहरहाल जफर इस्लाम साहब आप बोलिए। देखिए कांग्रेस पार्टी हार का ठेकरा सब चीज में फोड़ सकती है, ईवीएम पर, सोशल मीडिया पे, मोदी जी पे, योगी जी पे, जिस पे चाहे, अमित शाह जी पे, हमारे लीडरशिप पे, देश के अलग अलग लोगों पे, लेकिन जहां कैंसर है उसका इलाज ही नहीं कर रही है। अरे भाई अपने गरीबा में झांक के तो देखो, तकलीफ वही है। ये जो मोह है अपने बच्चे के लिए, उसको खत्म करो। पार्टी को जिसकी प्रतिष्ठा जैसी है उसके हिसाब से उसको मौका दो। ये आप मोदी जी के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, उससे साफ ये दिखता है कि कितना नफरत है इनके दिल में, कितना मतलब ये दुख हो रहा है इनको कि पार्टी में कहां से ये आ गए मोदी जी, जिन्होंने सरकार एक बार नहीं 2 बार बनाया और जनता का जो है इतना प्यार भी बटोर लिया, और इनको जनता नकारती जा रही है। हकीकत यह है, देखिए मैं बहुत संजीदगी से बोलता हूं कि तकलीफ इनको मालूम है, इलाज भी इनको मालूम है, लेकिन इलाज करना नहीं जानते हैं। इलाज करना इसलिए नहीं चाहते हैं कि इलाज करेंगे तो ये खुद इररिलेवेंट हो जाएंगे। आज थोड़ी बहुत जो रेलेवेंस है, अब राहुल गांधी जी की क्या अचीवमेंट है भाई? किस बेसिस पे उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया? किस बेसिस पे प्रेसिडेंट बनाने के उसको लोग पुश कर रहे हैं? चमचागिरी तो कर रहे हैं ना लोग, और क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे बताइए, कोई अचीवमेंट हो तो। जब से वो बने हैं सिर्फ इलेक्शन हारे हैं, फिर भी आप कह रही है कि उनकी अचीवमेंट। अरे भाई मोदी जी से कंपेयर कीजिए, उन्होंने तो सब इलेक्शन जीते हैं, और जीतने के बाद उनका हक है कि वो सरकार में रहे। उनका हक मलाई खाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा। यही तो आपका है, मलाई खाना आपको, मलाई। यहाँ सिर्फ सेवा है, लोगों की सेवा करना। राधिका बहन, हम लोग सेवा करने के लिए है। जी जफर जी, बिल्कुल बिल्कुल सेवा करने के लिए सभी आए हैं। अच्छा लग रहा है आपने सेवा भाव जो आप लोगों के अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया पीएचडी कर रखी है आपने कांग्रेस के ऊपर कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतना ध्यान देश की तरफ दे दीजिए। मैं मानती हूं आज वोट आपको बेरोजगारी पर मिला, आज वोट आपको गंगा मैया पे तैरती हुई लाशों पे मिला, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कमी छोड़ गई कि हम जनता तक अपनी बात नहीं ले जा पाए। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। सच्चाई ये है कि देश महंगाई से जूझ रहा है। सच्चाई ये है कि 100 का आंकड़े पे पहुंच गया था पेट्रोल और डीजल। ठीक है, इन बातों को झुकलाया नहीं जा सकता। और सच्चाई ये भी है सफर भाई, आपने खुद, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान है, हम सब एकता से रहते हैं। लेकिन आपने क्या इतनी हिम्मत थी कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष और मोदी जी से और योगी जी से जाके ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को आपने चुनाव जीतने के लायक नहीं समझा? ये आप सबका साथ की बात करते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत बुरे, हमने नहीं किया, तो जनता तय करेगी ना। आपको 2 बार मौका मिला है, तो ये तो नहीं है कि आप 70 साल से देश में सरकार बनाते आ रहे हैं। तीसरी बात, बार बार पे आप कहते हैं राहुल जी की क्या अचीवमेंट है, राहुल जी की क्या अचीवमेंट है। आपको इतने इंटरेस्ट क्यों है राहुल जी में? बार बात पे कुछ होता है, जब वो अभी तो सिर्फ एक एमपी है, हर चीज में आप राहुल जी को ले आएंगे। जब वो अध्यक्ष होते हैं तब आप लोगों को दिक्कत होती है, जब नहीं होते हैं तब आप लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए, हमें बस ये बता दीजिए देश को कि अमित शाह साहब के सुपुत्र के अपनी कमाई को कई हजार गुना बढ़ाने के अलावा क्या उपलब्धि
ढूंढती रही है जो उनको बीसीसीआई की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। क्या उन्होंने क्रिकेट में चौके और छक्के बनाए और कितनी कैच की जो उनको क्रिकेट के हर चीज के लिए जिम्मेदारी मिल गई? क्या ऐसा अनुराग ठाकुर साहब ने ऐसा किया जब उनके भी फादर चुनाव हारे थे, जब आप लोग उत्तराखंड की सरकार से हिमाचल की सरकार से बाहर गए थे? क्या ऐसे उन्होंने तीर गाड़े थे जो आज उनके हाथ में देश की इकोनॉमी की भागदौड़ दे दी है? अरे मैं जवाब तो देता हूं। झंडे गाड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने जो आपने उनको ले लिया, बताइए। मैं जवाब देता हूं। जितना मैं संजीदगी से आपकी बात सुना उतने ही जिम्मेदारी के साथ आप भी सुनिएगा। जहां तक आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी के अचीवमेंट आपको पता होगा, देश को पता नहीं क्या अचीवमेंट है, लेकिन मोदी जी का अचीवमेंट देश को पूरे पता है, पूरी दुनिया को पता है, और इसलिए दुनिया के भी उभरते हुए लीडरों में से एक है जिन्होंने दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि अमित शाह जी के बारे में बोला कि उनके बच्चे को कि वो उन्होंने क्या छक्के उड़ाए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और नहीं हो तो गहलोत जी से पूछ लीजिएगा, वो आपके मुख्यमंत्री, कि उनके बेटे ने कोई छक्के चौके उड़ाए थे। ये वहां पर क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट अथॉरिटी है, वो चुनती है। वो किसी को भी चुन सकती है, जिसको क्रिकेट का इल्म हो किसी को भी चुन सकती है। वो आपको भी चुन सकती है, राधिका जी बहन आपको भी चुन सकती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात, मैं आपने कहा मुस्लिम होने के नाते, देखिए यही तो है, आप धर्म के नाम पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, आदिवासी ये करके आप सत्ता में थे। अब हमारे यहाँ विनेबिलिटी, मैं तो मुस्लिम ही हूं ना, हमें तो उत्तर प्रदेश ही एमपी बना के लाया है। अगर हमारा कोई भी कैंडिडेट विनेबिलिटी रखता है और बहुत सारे स्टेट में जीतने की इसमें रहता है, तो विनेबिलिटी लायक नहीं थे उत्तर प्रदेश में। थैंक यू देश को बताने के लिए। अरे अभी गुजरात में दिया कि नहीं? अभी गुजरात में सुनिए ना, गुजरात में अभी दिया आपने। अरे सुनिए, गुजरात नहीं था, आज नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से गुमराह कर बीच में बोलिए, आज मुसलमान भारतीय जनता नहीं, मैं खुद कह रहा हूं ना, सुन लीजिए ना, मुसलमान अगर आज जीतने की बीजेपी के टिकट पे जीतने की क्षमता रखता हो तो उसको 100% टिकट मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने गुमराह करके रखा है ना, आपने पूरे समाज को एक किनारे में खड़ा करके रखा है, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। जिस दिन वोट बैंक से मुस्लिम समाज निकल जाएगा, मुस्लिम समाज अपने आप को रेलेवेंट बनाएगा और अपने सारे सबको टिकट मिलेगा। ये आपको बताना चाहता हूं। सच तो हम सामने मुस्लिम समाज को ही सोचना है कि क्या किसी के जागीर बन के रहना है या फिर अपने खुले आसमान में सुन के सबके लिए वोट करना है। आज मुस्लिम समाज शब्द अपने हर अरे भाई आप हाँ, तो आप जरा स्कीम से देखिए ना, जहाँ पर मेरे हाथ में, जहाँ पर हमारे जितने वेलफेयर, हम तो कहते हैं मैंने लिया जफर भाई एक मैं पूरी बात कहिए पूरी बात कर बीच में इनके साथ तू मैं नहीं करूंगा। नहीं पूरी बात मैं सिर्फ तू मैं नहीं करूंगा। इनको सुनने की आदत नहीं, तो मैं तू मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जितने वेलफेयर, इसलिए मैं पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए तो आपको अंदाज भी हो जाएगा, पढ़ने लिखने का फायदा भी हो जाएगा कि भाई हमने सारे वेलफेयर स्कीम मोदी जी के अंडर में रखे हैं, किसी भेदभाव के नहीं। वहां पर ये तो नहीं देखा किसका क्या नाम है, ये कांग्रेस पार्टी देखा करती थी। आज देखिए कि मुसलमान, एक भी मुसलमान आपने नहीं जिताया, एक भी मुसलमान आपने टिकट नहीं दिया, और पार्टी कहती है कि हमने विनेबिलिटी पे ध्यान दिया है। मैं कह तो रहा हूं जी, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि देखिए मुसलमान जिस दिन अपने आप को वोट बैंक के से निकल, किसी की जागीर जो बना के रखा है लोगों ने, उससे निकल जाएगा और अपने खुद मुख्तारी से वोट देगा, चाहे वो किसी पार्टी को दे, समाजवादी को दे, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन वंदना जी मैं आता हूं आपके पास, शिवम त्यागी मेरी रिएक्शन खड़ा होगा। सारे लोग, सब लोगों को टिकट मिलेगा, सब लोग रिलेवेंट होंगे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हार रही क्यों? जी, बड़ा सवाल यही है जफर भाई, बड़ा सवाल यही है। सवाल मैंने वहीं से शुरू किया था, जागीर बना के था, दोनों ने इनका हाथ हटा लिए, खत्म हो गई है, जफर भाई हो गया। देखिए ना, जफर भाई थैंक यू, जफर भाई थैंक यू, आपने दलित दोनों ने हाथ हटा लिया, खत्म हो गए। जफर भाई थैंक यू, आपने सवाल को फिर से घुमा के वहीं रख दिया, सवाल यहीं से शुरू किया था। शिवसेना भी यही बात कर रही थी, आखिर हार है तो विवेचना है, और विवेचना है तो क्यों है, क्यों, कारण क्या कारण है, वहीं पे था। आपने सवाल वहीं पे छोड़ दिया आके, उसी जगह पे जहां से शुरू हुई थी बहस। शिवम त्यागी, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जफर भाई जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, और खास तौर पे राधिका जी भी सही कह रही हैं। अचीवमेंट तो है राहुल गांधी जी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, कांग्रेस के पास 9 राज्य थे, आज 2 हैं, तो अचीवमेंट तो है 7 राज्य हराने की। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं थे, लेकिन आज नहीं है। 2014 से अब तक इस देश में 45 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 40 बार कांग्रेस को हार का सामना हो रहा है। लेकिन उसका कारण वो कह रहे हैं कि आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जो हैं छाए हुए हैं, हाँ, मिली भगत है। सर मैं रात कारण दिए उन्होंने। प्रतीक जी, मैं रात सो नहीं पाया, मच्छर बहुत ज्यादा थे, मेरे पास मच्छरदानी भी थी, ऑल आउट भी थी, लेकिन मैंने लगाया नहीं। सारा पड़ोस दोषी, मतलब पड़ोसी का है। कमाल की बात हो गई। एक चीज मुझे बताइए, आप कहा कितने चुनाव हारे? आप 2014 हार गए, आप 2017 हार गए, आप 2019 हार गए। आपने डिफेक्टो प्रेसिडेंट बनाकर राहुल गांधी जी को रखा हुआ है। पंजाब में आप चन्नी जी को लेकर आए, उनको 2 जगह से चुनाव लड़ाया, वो दोनों जगह से हार गए। बावजूद उसके जिम्मेदारी उनकी नहीं है। किसकी है जिम्मेदारी? मुझे लगता है, एक चीज बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, दादी प्रधानमंत्री रहा हो, पिताजी प्रधानमंत्री रहे हो, माताजी सुपर प्रधानमंत्री रही हो, वो 2009 में सांसद रहे हो। इस पूरे यूनिवर्स के डेमोक्रेटिक इतिहास में अगर आप मुझे कोई एक ऐसा बच्चा ढूंढ कर ला दें जिसकी इतनी पुश्तें प्रधानमंत्री रही हो और वो इतने ताकतवर रहे हो, मुझे लगता है राहुल गांधी को और किस ताकत की जरूरत है? उनके पास 5 पुश्तियों के प्रधानमंत्री का इतिहास था, उनके पास लोग थे, उनके पास पार्टी थी, उनके पास संगठन था। 2009 में जब चुनाव हुए थे, आपको याद होगा उनको किस तरीके से बिग ब्रांड नेता बनाकर पैदा किया था, खड़ा किया था इस देश में। मेरा मानना है बस उनको अब थोर का हथौड़ा ही देना बाकी रह गया, और तो कुछ है नहीं। आपको अगर कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आप आज पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट्स में बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है ना। आप सिद्धू जी को रखिए या हटा दीजिए, रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है ना। आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलिए या मत बदलिए, रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है ना। और ये कह देना सोशल मीडिया, मैं कहने लगूं 66 में कहने लगूं आपके पास पुलिस भी थी, आपके पास सीबीआई भी तो नहीं थी उस समय, लेकिन आपके पास इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन भी थी, आपके पास सारा राधिका को जवाब देना चाहती होते हैं, आपके पास सब कुछ होता है। राधिका जवाब देना चाह रही है, विपक्ष से आना होता है। राधिका जवाब देना चाहती है। राधिका, पहले तो जो मैं नहीं जानती, मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि कौन बोल रहे थे, साहब बोल रहे थे। उनको तो साधुवाद, उन्होंने इतनी पीएचडी कर रखी है कांग्रेस के ऊपर और इतनी चिंता है कि हम किसको हटा रहे, किसको नहीं हटा रहे। राहुल जी को थौर का हैमर दे देना चाहिए। बहुत खूब भाषण दिया आपने टेलीविजन पे, 2 मिनट जो आपके थे बहुत बेखूबी खेले। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जो आप बार बार कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, भाई साहब रिमोट कंट्रोल कांग्रेस में नहीं है, रिमोट कंट्रोल सिर्फ भाजपा के अंदर। अगर कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता तो जो भी नेता अपनी बात रखना चाहते हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज डिबेट से हो या कहीं पे भी जाके हो। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। ठीक है, आप बोलिए, आप मेरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप सबके प्रवक्ता हैं। पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, कमाल की बात है। छोड़ दीजिए ना कुर्सी, आराम से। क्यों भाई, आप कांग्रेस पार्टी के आप क्या हिस्सेदार है? क्या आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा? ये कांग्रेस पार्टी का छोटा से छोटा वोटर और बड़ा से बड़ा नेता तय करेगा। और इतना अहंकार किसी को भी ठीक नहीं है, और इसी अहंकार की वजह से ये पार्टी यहाँ पर है। अगर आप कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जीतेंगे कैसे? तो मैं बोलती हूँ, वन बाय वन बोलिए। और कुछ बोलना रह रहा है? मेरा भी समय ले लीजिए, बोल लीजिए, फिर मैं अपना जवाब दे दूंगी। प्रतीक जी मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, आप बोलिए कुछ रह रहा है। जब आप जफर भाई के बीच में बोल रहे थे, हो गया तो मैं बोलूं, हो गया तो मैं बोलूं, हो गया तो मैं बोलूं भाई साहब। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ अब आप सुनने की उतनी सहनशीलता और हिम्मत रखेंगे जितने आराम से मैं आपकी बात सुनी थी जब आप लंबा चौड़ा भाषण देते। अब बात आते हैं कि किसके पास रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक इंसान सांस लेके भी दिखा दे, जफर भाई में आज राज्यसभा सांसद होने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों की आवाज बन सके और पूछ सके कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। कभी नहीं बोला जाएगा। मुस्लिम को टिकट दिया गया है, वो हार गया। बताइए, प्रतीक जी इनको मेरी बारी भी दे दीजिए, इनको बहुत शौक है बोलने का। जब ये बोलने का मैं गलत बोल रहे हैं ना टीवी पर। अरे बोलिए ना, बोलिए, मेरी बारी में बोलिए, मैं चुप बैठी हूँ। बोलिए मैडम, अपना दल ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था जो हार गया। जफर भाई लाइव आपके सामने एग्जाम्पल हैं, वो मुस्लिम ही है ना, राज्यसभा सांसद हैं, सम्मान की बात है ये। हो गया। आप उनके प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है, पहले तय कर लीजिए। और प्रतीक जी मैं उम्मीद करती हूँ अब आप इन्हें टोकेंगे, ये स्टूडियो में ही इनको बोलिए थोड़ा चुप रहेंगे। अब आई बात कि क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के साथ, क्या हो रहा है जी। बिल्कुल यही तो डेमोक्रेसी होती है ना। अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, अगर हमने जो वादे किए हैं और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई, क्योंकि कमी तो जी सबसे रहती है,
तो जनता अपना जवाब देती है। हमसे कमी रही पंजाब में, हमने पंजाब को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे चीफ मिनिस्टर दिया और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, जिस वजह से हम लोगों को कोई वादे पूरे नहीं किए, इसलिए तो आपको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। जी वंदना सिंह, लोगों को तो जनता ने 70 साल मौका ही नहीं दिया। मैं आ रहा हूं, वंदना सिंह मौजूद है, काफी देर से हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। आप लोग तो बहुत ही कूदने लग गए। जी आराम से बहुत आराम से। वंदना सिंह जी भी मौजूद है समाजवादी पार्टी से और हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी से भी। वंदना जी बहस में आते हैं और आप इस बात से सहमत हैं जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म, और उन्होंने नाम भी लिए फेसबुक और ट्विटर के। उन्होंने कहा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में फेसबुक और ट्विटर का हाथ है और सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। जी वंदना जी। पहली चीज तो इतने दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा है प्रतीक जी, अच्छा लग रहा है फिर से आपके स्क्रीन पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज जहां तक सवाल है सोशल मीडिया का, देखिए इनकी दखल अंदाजी तो है ही है। आज की राजनीति पूरी जो है सोशल मीडिया पार्टी तो कहती है, बीजेपी तो कहती है कि हम भी जले हुए हैं। आप ऐसा तो नहीं है, हम भी तो जले ही हुए हैं इनका। तो सवाल ये है कि वो कहते हैं खुद जले हुए हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं? कौन मिटा है ये तो आपके सामने है और सबको पता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया ने एक तरफा वो किया है, ये तो मानूंगी मैं, और ये शायद जफर साहब भी मानेंगे कि इनको कहीं ना कहीं पक्षपात तो दिया है सोशल मीडिया में, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता है। और रहा सवाल हार जीत का, प्रतीक जी देखिए, जनता तक अगर हमारी आवाज या हमारे संदेश नहीं पहुंचे, उसमें हमारी राजनीतिक दल की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी इसमें जिम्मेदारी है। लेकिन सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और बहुत ज्यादा इसमें इनकी दखल अंदाजी है। और इन्होंने जो हमारी रूलिंग पार्टी जो आज भाजपा है, जरूर इनको ज्यादा महत्व दिया है बजाय कि दूसरी। शिवम कुछ सवाल रेज कर रहे हैं आपसे, मेरा सिर्फ इतना सा मानना और कहना है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ कह देने भर से कुछ होगा नहीं। आप इसका कोई तार्किक आधार दे दीजिए कि कहीं डेटा में आपने ऐसा देखा, और अगर डेटा में ऐसा था तो पंजाब में ये आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा कैसे हो गया? मुझे मालूम है आम आदमी पार्टी, मुझे मालूम है आम आदमी पार्टी जुम्मा 4 दिन की पार्टी है, और अगर कांग्रेस उससे पीछे है सोशल मीडिया पर, इसका मतलब उनके पास मैन पावर या डेडिकेशन या ऊपर टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत निष्क्रिय है। वंदना जी जवाब दे रहे थे, राइट, वंदना जी को जवाब देने में आ रहा हूं मैं, जबर भाई आ रहा हूं, वंदना जी को जवाब देने दीजिए। ये हर राजनीतिक दल का अपना मसला है, वो देखेंगे कि कहां कमी रह गई। ये मैं पहले बोल चुकी हूँ। आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्रिय थी कि कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नहीं थी, या सपा सक्रिय थी, उतनी सक्रिय नहीं थी, भाजपा बहुत सक्रिय थी, ये तो सब राजनीतिक दलों का अपना अपना मसला है। हाँ। मैं बिल्कुल वंदना में आ रहा हूं, मैं संजीव झा को बहस में लाना चाहता हूं। संजीव झा भाई माफी चाहता हूं, मैं बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस मामले में जो सोनिया गांधी जी ने कहा उसके विपरीत आप भी, मैं बिल्कुल जबर भाई आपके पास ही आ रहा हूं, बस एक संजीव भाई जी का ले लूं रिमार्क, क्योंकि बहस में बहुत देर से बैठे हुए हैं। संजीव झा, इस मामले में तो आप बिल्कुल खिलाफ होंगे कांग्रेस के और पक्ष में खड़े होंगे बीजेपी के कि नहीं भाई सोशल प्लेटफॉर्म पे तो ठीक ही है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्यों साहब? नहीं, देखिए प्रतीक जी, इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि कई बार बहुत सारी भ्रामक चीजें सोशल मीडिया के जरिए आती है और उसके अपने नुकसान हैं। लेकिन एक बात और है कि लोग अपनी बातें जब मीडिया न रख पाए, सोशल मीडिया के जरिए हर एक व्यक्ति अपनी वॉइस है जो अपनी बातें रखते हैं। मुझे लगता है कि अपनी हार की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे रख देना, ये मुझे लगता है कि बहुत हल्की विश्लेषण। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटी कितनी है, दूसरा कि आपकी डिलीवरी कितनी है जब आप सरकार में सत्ता में होते हैं, और तीसरा आपकी टीम स्पिरिट क्या है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली की जनता से प्रॉमिस किया और उस एक प्रॉमिस को दिल्ली में हमने पूरा किया। तो अरविंद केजरीवाल जी के बातों पे लोगों का भरोसा बढ़ा। और जब पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी जब कह रहे थे उनके बातों पर भरोसा था, यानी लीडरशिप पे भरोसा था। दूसरी बात, हमारी 5 साल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खूब चर्चा पंजाब में थी। लोग कहते थे कि हाँ दिल्ली में काम हुआ, तो उस डिलीवरी पे लोगों का भरोसा था। एक्चुअली में संजीव ये कहना है कांग्रेस का कि फॉल्स नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली में कह रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव बनाया, तो वो तो लगा उन्होंने इशारा तो किया।
नहीं, प्रतीक जी, मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि पंजाब के चुनाव में भी खूब फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और ये बनाने वाले और कोई नहीं थे। ये बनाने वाले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकी साजिश में शामिल हो सकते हैं, खालिस्तानी गतिविधि, क्या क्या पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए। लेकिन ये एक कवि को सामने रख करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। संजीव एक बड़ी खबर आ रही है। संजीव एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार चंद्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बारे में लगाए गए सोनिया गांधी के आरोप को खारिज किया है। तो ये बड़ी खबर आती हुई मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार चंद्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बारे में लगाए गए सोनिया गांधी के आरोप को खारिज किया है। जी नाउ संजीव झा, यू कंटिन्यू प्लीज। संजीव, देखिए, सोशल मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, सभी जो मीडिया हैं हर पार्टी अपने हिसाब से यूज़ करती है। कोई ये कहना कि सोशल मीडिया ने कोई इसको गलत तरीके से यूज़ किया है, ये एक एब्सोल्युटली बेबुनियाद बात है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं या किस आधार पर वो बोल रही हैं। या तो आप मुझे कोई इसके तथ्य बताएं कि इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्डिंग तो हर एक के लिए है, हर व्यक्ति इन चैनल्स को यूज़ कर सकता है। जी, शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने, इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही है और बोला कि उन्होंने कि अगर सोनिया गांधी के जो आरोप है उन्होंने उसको खारिज किया है। संजीव झा, मैं आपसे आप बोल रहे थे, मैं आपको बोले, उसके बाद मैं कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के पास जाना चाहूंगा जो उन्होंने। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा। देखिए, ये फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश पंजाब में खूब हुई आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये कोई और नहीं, ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकी साजिश में शामिल है। एक कवि के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब के लोगों ने दरकिनार कर दिया। क्यों दरकिनार कर दिया? क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप पे और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे भरोसा था, और इन दोनों के प्रति गुस्सा था। अगर मुझे मैं आया संजीव झा, आपकी बात मैं राधिका खेड़ा के सामने रख दे। राधिका, मैं बिल्कुल सर, जफर भाई मैं आता हूं, बहस का बिल्कुल एकदम एपेक्स पर है मामला। और उन्होंने कहा कि जब नेता में दम हो, उसकी बात में दम हो और उसके कहने के ढंग में विश्वास पैदा होता हो, तो बाकी सारी बातें जो है पीछे छूट जाती हैं। राधिका खेड़ा, देखिए, जुमले देना तो देश की जनता देख रही है। 2014 में राधिका जनता बिल्कुल बेवकूफ है। नहीं, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हमारी कमियां रही, जो हमने वादे पूरे किए थे पंजाब में, और मैंने उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जहां हमारी गलतियां होंगी, अगर हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी उनका ठीक और सुधार नहीं कर पाएंगे। हमें कमियां रही, जो हमने वादे पूरे करे वो कैप्टन साहब ने पूरे नहीं करे, इसी वजह से उनको बदला गया। लेकिन शायद उसमें थोड़ी देरी हो गई, शायद नहीं, एक्चुअली उसमें देरी हो गई। हमें थोड़े और जल्दी ये फैसला ले लेना चाहिए था, और उसका खामियाजा हमने पंजाब में भुगता। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये पार्टी अमर हो गई और हमेशा यही सरकार में आएंगे, यही सत्ता में आएंगे। तो अभी ये भी सच्चाई है प्रतीक जी, आपने और हमने बहुत डिबेट करी है कोरोना काल में, जब लोग दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, वो भी अरविंद केजरीवाल जी के शासन में, और उन्हीं के वादे वो पूरे हुए हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है प्रतीक जी? हम लोगों के यहाँ दिल्ली में ऑलमोस्ट हर घर में एक मौत हुई है। राधिका, बिल्कुल सवाल आपने सही पॉइंट आउट किया, और ये संजीव झा जवाब देंगे, उसके बाद जफर भाई। जी संजीव झा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी और पूरे देश की हेल्थ सिस्टम चौपट हुआ, और सभी आपका जवाब बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें जवाब आपका बिल्कुल भाजपा की लाइन पर होता है संजीव झा। लेकिन नहीं, बिल्कुल भाजपा की लाइन। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। जवाब दे रहे होते तो बिल्कुल लगता है भाजपा के प्रवक्ता ने ही जवाब दिया है। जो सच बोलना किसी की लाइन नहीं होती, मुझे लगता है। लेकिन दिल्ली उसमें सबसे बेहतर काम किया, ये दिल्ली के लोगों ने कहा। अगर दूसरी बात में आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया, अगर मुझे कहते कि भाई आप कांग्रेस की समीक्षा कर रहे हैं पंजाब में, तो मैं कहता कि कांग्रेस की लीडरशिप पर लोगों का विश्वास नहीं था। उन्होंने जो 5 साल में जो जिस तरह से लोगों को लूटा, उससे लोग परेशान थे। और तीसरा मुझे लगता है कि क्रेडिबिलिटी नहीं थी इनकी। तो मुझे लगता है कि अगर ये सही आकलन करेंगे अपने बारे में, तो ठीक से विश्लेषण करके मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात में। बिल्कुल संजीव साहब, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं। मैंने एक ही लाइन में कहा, आपके नेता, आपकी बात के कहने के ढंग और क्रेडिबिलिटी, उस पर लोगों ने भरोसा किया और वो सामने दिखा ना। जफर भाई, मैं आ गया। जी जफर, मैं आपके राधिका इसके बाद आता हूं। जफर इस्लाम साहब। देखिए, मैं तो जो सभी पार्टियों को सुन रहा था, सबसे पहली बात के एक बात तो कहूंगा, कांग्रेस उस वक्त तक पार्टी जो है
मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि अपनी कमियों को और अपनी खामियों को नहीं पहचाने। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वो कोशिश ये करती है कि अपने लीडर को बचाने के लिए वो बीजेपी पे बार बार तोहमत लगाती है, दूसरे पार्टियों पे या कहीं ना कहीं ठेकरा फोड़ने की कोशिश करती है। उनको इस हकीकत मालूम है कि उनके पास सिर्फ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको पद चाहिए, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ग्राउंड में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोगों की बेहद कमी है, नहीं के बराबर है, इसलिए वो उनको रिजल्ट आ ही नहीं सकता। उसके बाद लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो हो, क्यों नहीं ग्राउंड में कार्यकर्ता आता है? इसलिए कि लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो है। अगर लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जीरो है तो जाहिर है कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा आपसे। इस चीज को ये नहीं समझते हैं। कैंसर यहाँ है, इलाज कहीं और का कर रहे हैं। अरे भाई, लीडरशिप उठा के फेंक दीजिए। आपने तो परिवारवाद को लगता है कि जिंदगी भर परिवारवाद के लिए आपने सारे लोगों को परिवारवाद से ही मोहब्बत है, ये पार्टी से मोहब्बत नहीं है। अगर पार्टी से मोहब्बत होती तो परिवारवाद को खत्म कर देते। राहुल गांधी को साइड में बैठाते, भाई तेरे क्या अचीवमेंट है, जिसकी तरफ आपने क्या आनंद दुबे ने सबसे पहले इशारा किया था। राधिका, वो मैं आनंद दुबे आता हूं, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। राधिका, उन्होंने कहा कि मोदी जी से मुकाबला करने के लिए, योगी जी से मुकाबला करने के लिए शख्सियत तो कम से कम वैसी होनी ही चाहिए, जो बात कहे तो विश्वास पैदा हो। अब हुए नहीं हुए, दैट इज अनदर क्वेश्चन। आप सवाल ये कि शख्सियत से सामने जो है वो कैसे मुकाबला करेंगे? राधिका। प्रतीक जी, इस समय कांग्रेस की अध्यक्षा कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी जी। आज उन्होंने जब फेसबुक के ऊपर आरोप लगाया, हमने किसी सरकार पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने फेसबुक क्या कर रही है और ये चिंता जताई और ये बोला भी अपने भाषण में 3 मिनट में कि सरकार चाहे कोई भी हो देश में, कैम्ब्रिज एनालिटिका को याद कर लीजिए ना। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बिल्कुल आपको इतनी बिल्कुल, और आप भी अंकीदास को याद करिए। अंकीदास क्यों फेसबुक से हटाया गया? क्यों हटाया गया था जफर भाई? आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करके आते, मेरी पढ़ाई को सवाल उठाते। अंकीदास को क्यों फेसबुक से उठाया गया? क्योंकि वो आप लोगों के साथ मिल गई थी। याद है ना अंकीदास का और फेसबुक का क्या ड्रामा था भाजपा के साथ? इसी चैनल पे प्रतीक जी हमने डिबेट करी थी। नहीं, तो आपके साथ तो है ना मिले हुए। फेसबुक आपके साथ खड़ा हुआ, इसका मतलब फेसबुक खड़ा हुआ है। हम तो किसी के बारे में जानते नहीं, हम तो ये प्लेटफॉर्म है सबके लिए। लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्या काम कर रहे थे? उसको आप इस्तेमाल कर रहे थे, इस कंट्री को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे आप। मेरा पॉइंट बिल्कुल प्रूव हो गया। आप कहते हैं शख्सियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में याद कर लीजिए। हम तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए फेसबुक, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद है ना? ये आप शायद उस समय भाजपा में नहीं थे, पास ग्लोरी में दीजिए। आप पहले कौन सी पार्टी में थे? मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलूंगी आप कौन सी पार्टी के साथ काम करते थे। और सफर भाई, आप मुझसे ज्यादा ये बात जानते हैं। खैर छोड़िए उस अरे मुझे कोई आप भी कुछ विश्वास करके उसी पार्टी पे थे ना। अच्छा नहीं लगेगा। अब आप राज्यसभा सांसद है, मैं उस बात आज आप बताइए ना, दूसरी बात पे आए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। मैं किसी भी पार्टी में हूँ, सोनिया गांधी जी के शब्दों में मैं किसी पार्टी में भी हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में नहीं था। इतना बौखला गए हैं क्योंकि सच्चाई है, और सच्चाई का जो तिनका है ना, इतनी जोर की चुभा है प्रतीक जी। अरे कौन बौखला गया है? आप अपने गरीबा में झांक के देखिए, अपने गरीबा में झांक के देखिए। आनंद फिर बोलूंगी, अगर कांग्रेस के पास चेहरा नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इतने बड़े नेता जो भाजपा के थे वो हारते नहीं। ठीक है, मोदी जी की 2 बार सरकार आ गई, जरूरी नहीं है कि तीसरी बार वो आएंगे। राधिका, उन्होंने कहा कि 2 बार नहीं, अभी आगे कई बार आएगी। जी, उन्होंने कहा वो समय बीत गया, हम 2021 में और 24 की तरफ निगाह है, 22 में है, 24 की तरफ निगाह है। जी, वो समय जो है वो बीत चुका है, 24 की तरफ निगाह है। हमारी तो तैयारी 24 की हो रही है। सवाल अब ये खड़ा हुआ है सामने। ठीक है, आपने हारा, शिकस्त हुई, वो मानता हूँ। जी, आनंद दुबे, जो आपने कहा, मैंने कहा कि वो गलत समय में आप सलाह दे रहे हैं, आपने समय बहुत गलत चुना है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? महत्वपूर्ण प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, फेसबुक भी एक कारण हो सकता है, लेकिन फेसबुक ही सब कारण है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी बहन चुनाव प्रचार कर रही थी, राहुल गांधी थे, उनके साथ भूपेश बघेल थे, इक्का दुक्का नेता और थे, लेकिन जो G23
वो नेता कहां थे? अगर सब मिलके उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के पीछे खड़े हो जाते और प्रचार की कमान संभाल लेते, टिकट के बंटवारे में सहयोगी हो जाते, तो शायद कांग्रेस को 2, 10, 20, 25, 50 सीटें और भी मिल सकती थी। उसी प्रकार उत्तराखंड में और सीटें बढ़ सकती थी, पंजाब में कुछ सीटें और बढ़ सकती थी, लेकिन वह नहीं कर पाए। इसका मतलब कि कांग्रेस के जो G23 नेता हैं, इनको भी अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि आप दूर से सलाह तो देते हो, लेकिन आप अंदर आकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हो? ये भी कांग्रेस पार्टी को एक सोचने की आवश्यकता है। जी जी राधिका जी, आनंद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने जो सलाह दी। अच्छी बात है, सलाह दी। आप भी कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन इतनी फजीहत तो आपकी इज्जत की तब भी नहीं हुई थी। आप तो उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी शिवसेना की कमांड संभाले हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको अपने स्टार कैंपेनर की रिच में भी रखा। आपने बहुत मेहनत करी और मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, बहुत मेहनती रहे और कांग्रेस में आपको रहना चाहिए था। हमने एक बहुत मेहनती इंसान खोया, लेकिन आपको शिवसेना में भी वो कदर नहीं मिल रही। राधिका, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है कि रहना चाहिए था, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं हम। बड़ी मुश्किल है कि हम रोक नहीं पा रहे। रहना तो चाहिए था। अरे आप गरीबा में झांकिए ना, झांकिए तो सही। करने के बावजूद भी उनका भाई साहब का नाम नहीं आया। उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत कर रहे थे, बहुत गलत किया शिवसेना ने आपके साथ। लेकिन वापस आती हूँ मुद्दे पे। जतिन प्रसाद नहीं रुक पाए। छोड़िए, आरपीएन सिंह जी को छोड़िए, अब आप अपनी बात बताइए ना। आप तो इतनी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, उत्तर प्रदेश में आप रह के काम कर रहे थे, आपका नाम क्यों हट गया वहां पे? आपका नाम क्यों नहीं आया स्टार कैंपेनर की लिस्ट पे? के लिए काम नहीं बहुत गलत किया। आप G23 को सलाह दे रहे, अपनी पार्टी को तो सलाह दीजिए। अगल बगल मत देखिए, अपने गिरबान में झांक के देखिएगा पहले सब, फिर आगे जाके लोगों को दीजिए नसीहत की ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खैर बात पे आते हैं, G23 हो या जो भी आप लोग नाम रखना चाहे, कोई भी लीडर हो हमारी पार्टी का, प्रतीक जी, कोई भी हमारी पार्टी का नेता हो, सीनियर नेता रहे, कोई भी हो, सबको हक है। यही तो डेमोक्रेसी है। मजाल है, मैं फिर बोल रही हूँ, मजाल है कि जफर भाई आज राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी अपनी पार्टी से सवाल कर ले। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक भी मुसलमान विधानसभा जीतने लायक नहीं था? मोदी जी, नड्डा जी, शाह साहब, इतनी हिम्मत तो नहीं है। हमारी पार्टी में तो मैं ठोक के ताली कहती हूँ, हिम्मत है कि अगर कोई भी अपनी बात रखनी है बेझिझक कह सकते हैं, कह रहे हैं, और कोई ऐसा डर नहीं है, खौफ नहीं है। लेकिन आपको तो खुद ही अपनी पार्टी में खौफ है ना। शिवसेना को जाके ये कह सकते हैं कि मेरा नाम स्टार कैंपेनर में क्यों नहीं है, ना जफर भाई कह सकते हैं। क्या इतने मुसलमान जो विधानसभा जीत के आ गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा को एक भी नहीं मिला, फिर कैसे? मैं आ रहा हूं, जफर भाई आ रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। होता है सबको जाके नहीं, 1 मिनट 10 सेकंड जवाब दे, 10 सेकंड जवाब देते हैं। जफर, देखिए, इनके आंसू जो है गिर रहे हैं इसलिए कि मुस्लिम समाज ने भी इनका दामन छोड़ दिया है। कल तक ये जो मुस्लिम समाज को अपने जागीर बना के रखे हुए तो उन्होंने भी दामन छोड़ दिया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन सोल्जर है। अपने पार्टी के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर हम हर बात करने का हमको पूरा अधिकार है और हम करते भी है। आप जैसे लोगों के लिए G23 और 523 सब सत्ता के लालची लोग जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। देश को बताइए आपने बात रखी। अरे हमने क्या रखी, क्या नहीं रखी इसका? अरे आपको एक बात बताता हूँ, आपको जितना मुस्लिम समाज का वोट भाजपा को मिला है उतना आपको नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को नहीं। जितना सुन लीजिए, एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, सुन लीजिए। जितना मुसलमान समाज का वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जितना मुसलमान समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, उतना आपको मिला नहीं है। आप तो पूरे तौर से डिसमिस कर दिया मुस्लिम समाज ने। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट मिला, तभी आप जीरो हो गए। आप जीरो हो गए इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का वोट मिला है। नहीं, हर वर्ग को वोट मिला है। लेकिन आप चाह रही है ना, आप इस तरह की मुस्लिम समाज का वोट आपको मुस्लिम समाज ने बिल्कुल किनारे करके छोड़ दिया है, जिस तरह से आपने मुस्लिम समाज को किनारे करके छोड़ा था। कितनी सीटें घटी है आपकी, भूल रहे हैं ना? मानती हूँ दोबारा आपकी सरकार आई, नहीं घटी है ना। हमने जो हमारे उत्तर प्रदेश में आपको जीरो हो गया ना। आप 2009 में 27 सीटें लाई थी, आज जीरो में है। जीरो में आप जीरो पे आ गए हैं। वन बाय वन
एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जफर भाई राज्यसभा में है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए ठोक के अपनी पार्टी में इंटरनली ये बात रखी? आज इस देश की जनता को प्रतीक जी की शो के माध्यम से बता दीजिए कि आपने अंदर, हम नहीं जानना चाहते क्या रखी, लेकिन क्या आपने ये मुद्दा उठाया? क्या ये इंटरनल डेमोक्रेसी थी कि आप जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमान होने के नाते, बिल्कुल हमें अपनी कम्युनिटी की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वो माइनॉरिटी है। जफर इस्लाम बताइए। सुनिए, देखिए ये जिस तरह से रो रही है ना, इनको समझ में आ गया है कि मुस्लिम समाज ने इनके दामन को छोड़ दिया। मुस्लिम समाज, अरे चुप से रहिए तो सुन तो लीजिए, सवाल क्या सुन लीजिए ना। आप मुस्लिम समाज नहीं, आप मुस्लिम समाज को आपने जागीर बना के रखा था कि जिस तरह से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने आपको छोड़ दिया। आज आपको एक किनारे में लाके जिस तरह से आपने छोड़ा था वैसे छोड़ दिए, एक वोट नहीं पड़ेगा। अरे एक मिनट सुन लीजिए, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे बोलिए, इतनी बेचैन क्यों हो रही है? सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज ने जितने वोट बीजेपी को दिए हैं उसके 1/10 भी अगर आपको देते तो आपको कहने का अधिकार था। मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के वोट बीजेपी को वोट दिया, और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि मुस्लिम समाज का हर आदमी वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, और टिकट भी भारतीय जनता पार्टी देगी मुस्लिम समाज को। जहां गुजरात में टिकट नहीं दिया, इस बार क्यों नहीं, असम में टिकट नहीं दिया, बाकी नहीं, जहां जीतने की जहां जीतने की स्थिति में रहती है वहां भी टिकट मिलते हैं। वो अधिकार हमारा है, वो अधिकार हमारा है। जमीन से जो फीडबैक आता है उसको देते हैं। आप समाज को वर्ग, हम सब वर्ग को एक तरह से लेकर चलते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये आप लोग करते हैं। समाज को तोड़ के राजनीति आप लोग करने वाले हैं। वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ लेते तो कुछ सीटें मिल जाती। मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में आपको नोटा से भी कम मिली है वोट, आप कैसे जिता देते? और अब ठीक है, पंजाब में गलती हो गई इनसे, तमाम जगहों के प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में तो प्रभारी प्रियंका गांधी जी थी, 252 रैलियां की, सीट कितनी आई? मेरा ख्याल एक तो आ गई। आप एक चीज बताइए, जब तक अपने आप चीजें ठीक नहीं करेंगे कैसे ठीक हो जाएंगी? और जहां तक बात मुसलमानों की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया ना मुसलमानों को। पहले इस देश के जो शिक्षा मंत्री थे वो भी मुसलमान ही थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पर जीता जागता, आपके गाल पर तमाचा है ये कहते हुए कि आपने उनके लिए किया कुछ नहीं। कुछ लोगों को उठाकर नेता बना दिया, लेकिन नीचे जो लोग थे वो आज भी ऐसे ही, बिना घर के, बिना शौचालय के, उनको कुछ दिया।